गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास में हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण। ठीक है, गद्य खंड का चैप्टर 4। ठीक है, विदाई संभाषण चैप्टर पढ़ने से पहले इनके राइटर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इनके राइटर हैं बालमुकुंद गुप्त। तो हम पहले भी आपको बताए हैं कि मेन लाइन पर आप लोग अंडरलाइन कर लिया करो। तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म ग्राम गुड़ियानी में, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था सन 1885 में। सन 1885 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। किसका? बालमुकुंद गुप्त का। ठीक है, प्रमुख संपादन क्या क्या थे इनके? अखबार-ए चुनार, हिंदुस्तान हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि ये इनके प्रमुख संपादक थे। प्रमुख रचनाएं हैं शिवशंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी मृत्यु सन 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी भाषा में आरंभिक शिक्षा इन्होंने उर्दू में की थी। ठीक है, और वे खड़ी बोली बोला करते थे, है ना। आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में इनका नाम भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। इनको कैसा देखा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में एक थे ये। इन्हें भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की एक कड़ी के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब विदाई संभाषण। अब विदाई संभाषण किस उसमें लिखा गया है? मतलब शिवशंभू के चिट्ठे में विदाई संभाषण बालमुकुंद जी ने लिखा हुआ है ना। तो विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य है। ये किस तरह का? एक तरह का व्यंग्य है, आलोचना से भरा हुआ। ठीक है, तो यह पाठ वायसराय कर्जन, जो कि 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय के पद पर नियुक्त रहे थे। ये अंग्रेजों के शासनकाल के ज़माने की घटना है। वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन के में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना था। मतलब क्या था? जो वायसराय का जिस समय लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे वहाँ के, तो क्या था उनका उद्देश्य कि वहाँ पे अधिक से अधिक अंग्रेजी लोगों की हुकूमत हो सके और हमारे जो भारत में जितने संसाधन हैं उनका उपयोग उन्हीं के काम में आ सके। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अतः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा था। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए थे। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब उनकी लॉर्ड कर्जन की लाचारी और भारतीयों की लाचारी को जोड़ने की कोशिश की गई है व्यंग्य के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय हो। यह उस समय लिखा गया है, गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का ही नमूना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें विदाई संभाषण में। माय लॉर्ड। ठीक है, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। मतलब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनसे कहा गया कि अंत को आपका शासन काल इस देश से अंत हो गया, मतलब इस देश से चला गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत होता है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतने जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आपने किया था ना हमने
किया था। मतलब आप हमेशा आपने भले ही कल्पना की होगी कि हम यहाँ के चिरस्थायी मतलब हमेशा के लिए यहाँ वायसराय हो जाएंगे, लेकिन उसका भी एक समय आता है, वह समय भी ख़त्म हो जाता है। तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि वह समय इतनी जल्दी ख़त्म हो गया ना इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछुड़न समय बड़ा करुणापादक होता है। मतलब जो बिछड़ने का समय होता है, जब किसी से हम दूर होते हैं, तो वह समय कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा हृदय को दुखाने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न ना थे। मतलब वह एक व्यंग कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मुझे दुख है आपके जाने का, लेकिन आपके वायसराय पद से कोई भी भारतवासी जो थे वह खुश नहीं थे, किसी प्रकार से खुश नहीं थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें। उनकी इच्छा थी भारतवासियों की आप दोबारा यहाँ ना आएँ, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। लेकिन फिर से आपको वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन उससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों को बड़ा दुख हुआ। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान जी यहाँ से पधारें। दिन रात क्या सोचते थे कि जल्द ही श्रीमान जी यहाँ से चले जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। लेकिन अब कैसा हो रहा है आपके जाने से, मतलब खुश होना चाहिए सबको, लेकिन फिर भी विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछुड़न समय बड़ा करुणापादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का अभिवार उस समय होता है। मतलब भले ही इंसान कितना बुरा हो, ठीक है, वह हमें हमारे साथ रहता है, और जब वह जाता है, जब वह दूर हो जाता है, तो क्या होता है कि वह जो समय होता है वह करुणापादक, मतलब बहुत ज़्यादा दुखित समय जो होता है ना। किस लिए, क्योंकि वह समय कैसा होता है, पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूट जाते हैं, क्योंकि अब तो इंसान जा ही रहा है, और शांत रस का अभिभार उस समय हो जाता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ है। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता होगा। मतलब मैंने इस देश के लोगों को अभी देखा नहीं है, पूरा देश मैंने घूमा नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ के लोगों का क्या भाव होता होगा। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़न के समय उदास देखा है। मतलब और देशों का तो नहीं पता कि बिछड़ते समय क्या भाव होता होगा, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, यहाँ के तो पशु पक्षी भी बिछड़ते समय कैसे होते हैं, उदास हो जाते हैं। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। मतलब वह बताते हैं कि एक बार उन्होंने 2 गायों को क्या किया था, पाल रखा था। उनमें एक अधिक बल वाली थी और कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। मतलब जो 2 गायें थी उनके पास, तो उसमें से जो एक गाय थी वह कैसी थी, बहुत बलशाली थी। वह क्या करती थी, कभी कभी एक दूसरी गाय को टक्कर मारकर उसको गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी। पुरोहित मतलब पंडित होते हैं ना। तो एक दिन वह जो गाय ज़्यादा मारती थी, बलशाली थी, वह किसको दान कर दी, पुरोहित को दान में दे दी। देखा कि दुर्लभ गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। मतलब मैंने देखा कि उसके चले जाने से जो गाय उसको मारती थी, दिन रात उसको मारती रहती थी, लेकिन जब वह गई तो वह उसे तकलीफ हुई, उसके जाने से वह प्रसन्न नहीं हुई। बरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। कि आप ही सोचें कि वह गाय जो उसे रोज़ मारती थी और उसको जब उससे बिछड़ना पड़ा, उसको जब दान दे दिया गया तो उस दिन उसने खाना नहीं खाया। तो आप ही सोचिए, जब पशु एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं तो उनकी ये दशा है, तो मनुष्य जब एक दूसरे से अलग होते होंगे तो उनकी क्या दशा होती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उन्हें जाना पड़ा। आगे भी
इस देश में जो प्रधान शासक आए थे उनको क्या था, अंत में जाना ही था और उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा के चाल से कुछ अलग नहीं है। मतलब अब जो आया है उसे तो जाना ही है, तो आपका जाना कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। फिर भी मैं बताता हूँ कि आपने जो शासन किया है, आप इतने वर्ष यहाँ रहे हैं, तो वह जो समय था वह बहुत घोर दुखांत था, मतलब दुख से भरा हुआ था। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं होती। मतलब जो व्यक्ति शासन करता है उसे तो ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही है, मतलब मेरी बुराइयाँ किसी को पता नहीं चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए हैं। आपने बम्बई में आकर जो वादे किए थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो देखते हैं कौन कौन से पूरे हुए हैं। आपने कहा था यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़े। मतलब आपने कहा था कि मैं भारत को इतने आगे बढ़ा जाऊँगा कि मेरे बाद जो यहाँ लाड आएंगे वहाँ उनको यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, है ना। लेकिन वह तो सब उल्टा हो गया, आप तो खुद इस बार बेचैनी उठा रहे हैं। और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। और आपके शासनकाल में आपने जो शत्रु भाव एक दूसरे में पैदा किया है, जो खलबली मचा रखी है, वह न जाने आपके बाद जो आएगा उसकी नींद और भूख कैसे ख़त्म हो जाएगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया था। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा भी सुखी ना होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है, मतलब उनके मन पर बड़ा ही इस बात का दुख है। बेचारिए, तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। आप ज़रा सोच के देखिए कि आप जब आए थे तो आपकी कितनी अच्छी स्थिति थी इस देश में, लेकिन अब क्या हो गई है। आप ज़रा बराबर तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आज की स्थिति में आप कैसे हैं, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे हैं। मतलब आप ऊंचाइयों को छूकर आप कितने नीचे गिर गए हैं। अलिफ्र लैला अलाउद्दीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी है। आपकी और आपकी लेडी और कुर्सी सोने की और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे सबसे ऊंचा था। ओहदा, चंवर, छत्र आदि सब बढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई है, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए हैं, आपको साफ नीचा देखना पड़ा है, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। मतलब आपकी क्या स्थिति थी और आपकी क्या स्थिति हो गई है। ठीक है, आप बहुत धीरे धीरे गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौशल के बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोक्शन
वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी से प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा। मतलब यहाँ तो आप दिवालिया घोषित हो ही गए, लेकिन आपकी जो थी ना इस्तीफा देने वाली धमकी, वह भी स्वीकार की गई। धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश में हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांध के हाजिर होते थे। आपके इस इशारे पर प्रलय होती थी। कितने ही राज्यों को मिट्टी के खिलौनों की भांति अपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू में बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। मतलब कितने ही जो ना काबिल नहीं थे वह बड़े बड़े ओहदे पर बैठ गए, और कितने ही देशों को आपने हिला डाला। देश के सिर पर आहारा रखा गया। आहा इतने बड़े माइलॉर्ड की यहाँ दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सके, और उनको उसी गुस्से में मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल ले जाने का हुक्म दिया गया। मतलब आपने यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को किसी प्रकार की कोई पदवी नहीं दी, और पूरा राज्य किसके हवाले कर दिया आपने? अंग्रेजी शासन के हवाले कर दिया। ठीक है, तो वह व्यंग बता रहे हैं कि आपने क्या क्या, व्यंग के थ्रू वह उनको बताना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्या क्या किया है, आपकी स्थिति कैसे हुई है। इसके आगे का हम आपको कल पढ़ाएंगे।